Hello everyone and welcome to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 4 of Revision Series 3.2. आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन वाली यूनिट। इस कम्युनिकेशन यूनिट को हम आज कंप्लीट फिनिश कर देंगे। मैं बता दूं यहाँ पर मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को करवाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन है टॉपिक्स। उन्हीं टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो क्लास रहने वाली है वो कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको इस क्लास में मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं। पहली क्लास थी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, दूसरी थी रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड क्लास थी आपकी आरसी के ऊपर। इन सभी यूनिट्स को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। जितना आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे आई एम श्योर आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस बचे हुए टाइम में। दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। क्लासेस के लिंक होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो वैसे आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सभी के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सीरीज को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, तो इस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें गाइस, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि हमने एक स्पेशल 1 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसको सुपर फास्ट बैच भी हम कहते हैं, बिकॉज इसमें जो कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको कंटेंट टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। इस तरीके से ही कंटेंट डिजाइन है कि सिलेबस प्लस रिवीजन आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। तो पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस के इन सभी के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएगा। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो गाइस देखिए, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था लास्ट सेशन में, इसमें आपके इस यूनिट के अंदर, कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर जो मास मीडिया टॉपिक है, मास मीडिया, इसके अंदर से क्वेश्चन बना था, यानी कि मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सो गाइस, लुमियर ब्रदर्स नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द सिनेमेटोग्राफ, तो ये नाम आपको याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इंट्रोड्यूस्ड मोशन पिक्चर टू इंडिया, द फर्स्ट इंडिजिनियस इंडियन साइलेंट फिल्म वाज राजा हरिश्चंद्र, तो ये भी आपको याद रखना है। वाज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के इन 1913, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। ही इज क्रेडिटेड विद फिल्म सच एज मोहिनी, भस्मासुर एंड सत्यवान सावित्री, एंड इज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। किनको? दादा साहेब फाल्के। और इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहता है वो। इन 1917 ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद डायरेक्टिंग द फर्स्ट बॉक्स ऑफिस हिट जिसका नाम था लंका दहन। आला मारा, डायरेक्टेड बाय अर्दशीर ईरानी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंपीरियल फिल्म कंपनी, वाज द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म इन 1931। 1931 में पहली टॉकिंग फिल्म बनी इंडिया में जिसके अंदर वॉइस भी थी, तो वो थी आला मारा। तो ये नाम आपको याद रखना है। किसने डायरेक्ट करी, कब बनी, ये भी आपको याद रखना है। जो पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, केवल वीडियो थी, इसके अंदर ऑडियो नहीं थी, केवल वीडियो चल रही थी, बस इसके अंदर आवाज नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से पहली फिल्म पूछी जाए विदाउट वॉइस तो राजा हरिश्चंद्र, और विद वॉइस तो आल हमारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1950 में बना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये बना, ये है न्यू दिल्ली में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो काफी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखिए कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है ये। अच्छा, कौन से ईयर में इसको बनाया गया, एनएसडी को कौन से ईयर में बनाया गया था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो। फर्स्ट कलर फिल्म अगर बोला जाए कि इंडिया की फर्स्ट कलर फिल्म कौन सी थी, तो किसान कन्या थी, 1937 में बनी थी। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म इन इंडिया। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय मोती गिदवानी एंड प्रोड्यूस्ड बाय अर्दशीर ईरानी। सिने कलर प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया गया था। सोहराब मोदी झांसी की रानी वॉज द फर्स्ट टेक्निकलर पिक्चर। टेक्निकलर पिक्चर बोला जाए जो कि 1953 में रिलीज किया गया, झांसी की रानी। और अगर सिने कलर प्रोसेस के थ्रू बनाई जाए पहली फिल्म तो किसान कन्या थी, जो कि 1937 में थी। तो वैसे भी देखा जाए तो 1937 पहले आएगा और 1953 बाद में आएगा, तो पहले किसान कन्या ही आएगी। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली वर्ड बोल दिया जाए कि टेक्निकलर का यूज करते हुए, तो उस केस में झांसी की रानी हो जाएगी, अगर ये वर्ड यूज किया जाए तो।
इसके अलावा देखो गाइस, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे पिछले सेशन में, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बीघा जमीन के ऊपर। ये बिमल रॉय ने डायरेक्ट की थी और ये वाज द फर्स्ट फिल्म, इंडियन फिल्म टू रिसीव एन अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फिल्म है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। सत्यजीत रे की पत्थर पंचेली वाज द अनदर वेल नोन फिल्म टू विन अ कांस अवार्ड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है कि पत्थर पंचेली को किसने डायरेक्ट किया था, तो सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था। मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए 1957 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में स्टैब्लिश किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनेशनल सिचुएशन एंड द inaugural award was handed first time to the मराठी फिल्म श्यामची आई। तो गाइस जो इनॉग्रल अवार्ड था वो पहले दिया गया मराठी फिल्म श्यामची आई को। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो इसी मूवी को मिला था, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा सोहराब मोदीज फिल्म मिर्जा गालिब वाज द फर्स्ट टू अर्न द प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल इन 1954। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किसको मिला था, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, तो वो कौन सी फिल्म थी, मिर्जा गालिब। इसके अलावा दादा साहब फाल्के द डॉयन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड थिएटर डेड इन 1969 एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन हिज ऑनर। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम से जाना गया। इसके अलावा अगर 3D फिल्म की बात की जाएगी, इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी डियर कुट्टी चत्तन। मलयालम फिल्म थी छोटा चेतन वाज हिंदी टाइटल फॉर दिस फिल्म। तो ये याद रखना कि किस मतलब सेंस में पूछा गया, मलयालम के सेंस में, फिर हिंदी की फिल्म वही थी, बस हिंदी टाइटल इसका छोटा चेतन था। Another important technology was Dolby Sound और which was presented to the Indian audience through विदु विनोद चोपड़ा, जो कि फिल्म का नाम था 1942 अ लव स्टोरी। तो इनके द्वारा पहली बार डॉल्बी साउंड का यूज किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा पैरेलल सिनेमा चल रहे थे, मतलब एक होता है मेन सिनेमा जो कि स्पेशली हिट फिल्म देने के लिए बनाया जाता है, और एक होता है कि एक सोसाइटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको मतलब नहीं होता कि हिट होगी नहीं होगी, लेकिन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे वो। तो इस तरह का सिनेमा चलता रहता है, पैरेलल सिनेमा बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। टू गुड सिनेमा एंड एक्सपेरिमेंट विद आर्ट इवन इफ दे वर नॉट कमर्शियली वायबल नहीं, बट फिर भी उनको बनाया गया क्योंकि वो समाज का एक आईना दिखा रही है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस तरह की फिल्मों को लेकर के। आज के टाइम पे अनुराग कश्यप को माना जाता है पैरेलल सिनेमा का अच्छा डायरेक्टर, अनुराग कश्यप को, क्योंकि उनकी फिल्में जो हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं और थोड़ा सा अलग हटकी होती है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है इन्हीं की फिल्म थी, डायरेक्टर थे। इसके अलावा आप देखेंगे और कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि थोड़ा सा मेन सिनेमा से हटके बनाई गई हैं, तो वो भी ज़्यादातर फिल्में जो है इन्होंने डायरेक्ट करी हैं, ऐसा नहीं कि बस यही कर रहे हैं, और भी लोग कर सकते हैं। सत्यजीत रे हु डायरेक्टेड अपू ट्रायोलॉजी, जिसका नाम था पत्थर पंचेली, अपू संसार एंड अपारजीतो। सत्यजीत रे ने ही बनाई थी तीनों फिल्में, और इनको मेन पैरेलल सिनेमा मूवमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब एक हिट माना जाता है इस कदम की तरफ। इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में बना, इनेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेगुलेट फिल्म सर्टिफिकेशन। उसके बाद से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसके अंदर ही स्टैब्लिश किया गया, और सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया, सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है जिसको। द ओनली एक्सेप्शन टू सीएफसी फिल्म जो कि स्पेशली दूरदर्शन के लिए बनाई गई हो, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग एंड इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्स इन सच फिल्म। तो दूरदर्शन के लिए अगर कोई फिल्म बनाई गई स्पेसिफिकली, तो उसके लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है, अदरवाइज फिर यहाँ सर्टिफिकेशन जो लेना है वो जरूरी है। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म कौन सी अब तक इंडिया में, मतलब बॉलीवुड में, तो दंगल है, जिसने 1914 से लेकर 2200 करोड़ के आसपास कमाए थे। इसके बाद नंबर 2 पे आती बाहुबली, और जो कि इतने कमाए थे। तो ये जो बेस्ट टॉप फिल्म रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉलीवुड की बेस्ट, मतलब अब तक की जो हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी रही अवतार रही है, जो कि 2009 में रिलीज की गई थी। इसके अलावा एवेंजर जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, एंड गेम वाली। तो ये दो बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं तो कह सकते हो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है अब तक की। तो ये जो फैक्ट है वो आपको याद रखने का इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मूवी से रिलेटेड। जो कम्युनिकेशन का एक मॉडल जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है पहले भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो इसके अंदर जो शैनन वीवर मॉडल है, इसको आप एसएमसीआर मॉडल भी कह सकते हैं आप लोग, तो मतलब उससे मिलता जुलता ही है ये भी। इसके अलावा एक लीनियर मॉडल है, सारे मॉडल जितने भी हैं कम्युनिकेशन के ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स इसी को कहा जाता है, कि यहीं से इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होगी, स्टार्ट होगी। इसके बाद मैसेज को इनकोड किया जाएगा, मतलब आपके माइंड में जो थॉट आए हैं उस थॉट को आप वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, और
इसी को वर्ड्स में कन्वर्ट करने को कहा जाता है इनकोडिंग। आपने इनकोड कर दिया, उसके बाद ये जो आपने मैसेज इनकोड किया है इसको चैनल के थ्रू आपको आगे तक पहुंचाना होता है, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर है तो वो पर्सन दूसरे पर्सन तक तभी मैसेज पहुंचा पाएगा जब बीच में कोई चैनल चैनल होगा। चैनल मतलब जैसे आप टेलीफोन के थ्रू बोल सकते हो, या फिर एक चिट्ठी लिख करके बता सकते हो, या मेल कर सकते हो, या एनी अदर चैनल, कोई भी चैनल हो, है ना। इसके बाद जो है आपका डिकोडर आता है। डिकोडर में क्या होता है, जो भी मैसेज है वो उसको मतलब रिसीव करने से पहले उसको डिकोड करता है, मतलब उसको समझने से पहले जो रिसीवर है उस मैसेज को पहले डिकोड करता है। जब आपके हाथ में चिट्ठी आएगी तो डायरेक्ट आप उस चिट्ठी को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको शब्द पता होंगे तो आप इजीली उनको पढ़ पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने उस मैसेज को डिकोड किया, पढ़ लिया, समझ लिया कि आपको वहां पे क्या बोला जा रहा है। तो जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो अब यहाँ पर कंप्लीट जो आपका कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जब रिसीवर फीडबैक दे देता है। फीडबैक देना जरूरी है इस मॉडल के अंदर। तो जैसे फीडबैक जाएगा रिसीवर तक कि हाँ, सेंडर तक कि हाँ मुझे मैसेज जो है वो आपने जो भेजा था वो मुझे रिसीव हो चुका है, तो तब जो है ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में एक नॉइस का कंसेप्ट है। नॉइस का मतलब है कि जो चैनल है यहाँ पर कोई बाधा आ सकती है, कोई बैरियर आ सकता है जिसकी वजह से मैसेज कंप्लीट तरीके से ना पहुंच पाए, तो इसको नॉइस कहा जाएगा। जैसे अगर आप टेलीफोन पे बात करो तो हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत हो जाए, या अगर आप चिट्ठी लिख करके भेज रहे हो तो हो सकता है कि बीच में कोई चिट्ठी आपसे चिट्ठी जो है फट जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो समझ में ना आए, भीग जाए पानी में, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो है नॉइस वो क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से कंप्लीट मैसेज जो है वो पहुंच नहीं सकता है, नहीं पहुंच सकता है, भाई पहुंचेगा तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा। तो एक छोटा सा मॉडल था जिसको हमें डिस्कस करना था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। बार बार क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। सो देयर आर मेनी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऐसे काफी सारे बैरियर होते हैं। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर कंटेंट है, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में करूंगा, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो जो पहला है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? दीज आर थिंग्स दैट कीप पीपल अपार्ट सच एज क्लोज डोर्स। दरवाजा बंद है और अगर आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो और कमरे का गेट बंद है, आगे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब ये क्या, एक फिजिकल बैरियर कहलाएगा। हाई क्यूबिकल वॉल्स हो गई, ब्लॉक्ड ऑफ एरियाज हो गए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड रिसीवर कैन ऑल्सो बी ए फिजिकल बैरियर। अगर आप बहुत दूर खड़े हैं तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो तो आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक, पास में होनी चाहिए। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं इसको फिजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? ये मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, मतलब कोई आपसे बात कहीं भी नहीं कंप्लीट लेकिन आपने उसको मतलब निकाल लिया। कई बार ऐसा होता है ना, हम जल्दबाजी में कोई बात बोल रहा है उसके बाद हमने पूरी सुनी भी नहीं और उसका मतलब निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब वो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन है। व्हेन द रिसीवर जंप्स टू कंक्लूजन अबाउट अ मैसेज बिफोर फुल्ली अंडरस्टैंडिंग। आपने पूरा मैसेज समझा नहीं, सुना नहीं पूरी बात, लेकिन आपने कंक्लूजन निकाल लिया, आपने रिजल्ट या फिर कह सकते हो निष्कर्ष निकाल लिया आपने। लैक ऑफ अटेंशन, कई बार हम क्या होता है हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, हमारे पर्सनल इश्यूज होते हैं। आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो उस केस में आपसे कुछ बोला जाएगा तो हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से बात ना समझ पाओ, या अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है या फिर आपका माइंड अभी सही नहीं, तबियत खराब है, बुखार हो गया है, तो आपका लैक ऑफ अटेंशन हो जाएगा, मतलब आपका ध्यान नहीं क्या बोला जा रहा है। जैसे क्लास में होता है, क्लास में अगर आप बैठे हो कॉलेज में, तो वहां पे अगर टीचर पढ़ा रहे हैं आपको सामने से और आपके दिमाग में चला कि यार लंच में मैं क्या लेके आ गया, कुछ अच्छा लेके आना चाहिए था, या चलो एक काम करते हैं लंच ब्रेक में मोमोज खाएंगे, तो इस तरह की जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं ये क्या है, लैक ऑफ अटेंशन, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपसे बोला जा रहा है, तो ये भी क्या एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर नाम से पता चल रहा है कि लैंग्वेज की वजह से मैसेज कंप्लीट तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। सो है ना, जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। जैसे हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, तो हम आप एक दूसरे के मैसेज को समझ नहीं पाएंगे, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया। या फिर कई बार ऐसा हो गया होता है कि हम लोग ना टफ टर्म यूज कर लेते हैं, कोई ऐसे शब्द यूज कर ले जो कि टेक्निकल है, जो हम समझ नहीं पाया, बहुत टफ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार हिंदी के ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमें हिंदी आती है और हम हिंदी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द मैंने यूज कर लिए, जैसे लौपथ गामिनी मैं बोल दूं, लौपथ गामिनी, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ जाए, जबकि मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन को हम लौपथ गामिनी कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं जिसको मैंने यूज कर लिया, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला आपको। तो ये जो है इस तरह के अगर कोई बैरियर है तो लैंग्वेज बैरियर कहलाएगा। कल्चरल बैरियर क्या होता है? जहां पर कल्चर की वजह से चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर हमें समझ में नहीं आता है, कंप्लीट जो मैसेज है वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म जो होता है
इसको हम एक बार हिंदी में बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग जातीयतावाद हो गया, रूढ़िवादिता हो गई, स्टेरियोटाइपिंग, परस्पर विरोध, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। जातीयवादिता, एथनोसेंट्रिज्म जो है, ये क्या, इज द बिलीव दैट योर ऑन कल्चर और एथनिक ग्रुप इज सुपीरियर टू अदर कल्चर और एथनिक ग्रुप। मतलब जो हमारा कल्चर है या जहाँ जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, इसको हम सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को हम इन्फीरियर मानते हैं, जिसकी वजह से उसकी बात को हम अनसुना कर देते हैं या हम समझते नहीं है सही ढंग से कि वो क्या बोल रहा है, उसकी बात की वैल्यू नहीं रखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपने कई जगह सुना होगा कि अरे यार ये तो बिहारी है, ये बिहारी वाली बात कर रहा है। कितनी गलत बात है। क्या बिहार एक स्टेट नहीं है? क्या यहाँ के लोग इंटेलिजेंट नहीं है? क्या यहाँ के लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं? तो ये तो गलत बात हो गई ना। अगर हम इस तरीके से अपना कल्चर और जो हम अपने ग्रुप को सुपीरियर मानेंगे तो दूसरे को हम इतना इग्नोर करेंगे कि उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। तो ये गलत बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हो गए। हम किसी अदर पीपल को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड प्रेफरेंसेस, कि वो खाने में क्या खाते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। और अगर कुछ बोल रहा है तो हम उसको अनसुना कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ना टॉन्ट मारते हैं। अगर कोई साउथ इंडिया से हमारा भाई बहन आ गया तो उसको बोलते हैं वो सांबर डोसा, इस तरीके से बोलते हैं। कितनी गलत बात है। चाइना चाइना से कोई आ गया, चाइना तो अलग कंट्री हो गई। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट से कोई स्टूडेंट आता है हमारे नॉर्थ इधर पढ़ने के लिए, दिल्ली साइड या कहीं अदर इंडिया के स्टेट में, तो उसको मोमोस बोल के कई लोग चिढ़ाते हैं या इस तरीके से लोग टमाटो मारते हैं। तो कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। चिंकी कई बार बोलते हैं। तो ये बहुत गलत चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमन है। हम एज ए ह्यूमन हम लोगों को सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और इसी वजह से हम लोग कल्चरल डिफरेंस क्रिएट करके फिर हम एक दूसरे की बात को समझते नहीं, सुनते नहीं, फिर गलत तरीके से मैसेज का इंटरप्रिटेशन हो जाता है। जज अदर बेस्ड ऑन देयर क्लोथिंग स्टाइल, कई बार कपड़ों के बेसिस पे भी हम लोग गलत तरीके से जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम लोगों का पहनावा अलग होता है ना। ऐसे ही जो अदर रिलीजन है उनके सबके पहनावे अलग अलग है। वेस्टर्न में जाएंगे आप अमेरिका साइड तो वहाँ पे अलग पहनावा है, वहाँ पे बिल्कुल जीन्स और बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहने जा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर मतलब इन चीज़ों के ऊपर जज करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, समझेंगे नहीं। तो जिसकी वजह से फिर जो है कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। एथनोसेंट्रिज्म हो गया, स्टेरियोटाइपिंग हो गई। स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है, इट इज एन एक्ट ऑफ एट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन बेस्ड ऑन देयर एज, जेंडर, रेस और अदर फैक्टर्स। मतलब हम किसी के एज के बेसिस पे, जेंडर, रेस और अदर फैक्टर्स के बेसिस पे उसको अनसुना कर रहे हैं। हमारे अंदर रूढ़िवादिता है। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री हमें क्या बोलती है कि इंडिया के लोग अभी तक बीन बजाते हैं। बीन बजाना मतलब जो पहले के जमाने में होता था कि लोग सपेरे हुआ करते थे पहले के जमाने में ना, तो वो चीज अभी भी उनको लगता है कि आज भी इंडिया में सपेरे ही रहते हैं, तो लोग सपेरे बन के घूम रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हम तो चांद पे पहुंच चुके हैं, हम मंगल पे पहुंच चुके हैं। तो ये चीज गलत है, इस तरीके से स्टेरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऐसे ही हम किसी दूसरे कल्चर को, किसी दूसरे पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस या फिर अदर चीजों के फैक्टर्स पे हमें जज नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। जैसे अफ्रीका के लोग, अगर हम सोचें अफ्रीका, तो वहाँ के हमारे मन में आएगा कि तो काले लोग होते हैं जो एकदम बहुत ज्यादा काले होते हैं, जंगलों में रहते हैं, हुलुलुलु करते हैं। तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं है। अफ्रीका भी डेवलप हो चुका है पहले से बहुत ज्यादा। तो ऐसे हमें स्टेरियोटाइपिंग नहीं, हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें भी अपनी खुली सोच विचार रखनी चाहिए ताकि हम चीजों को समझ सकें कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टाइप का इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या है? अब देखो नाम से पता चल रहा है कि आप यहाँ पर आपको आपको या तो डर लग रहा है ना, या फिर आपको एंग्जाइटी हो रखी है, या फिर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, या आपके अंदर रोना आ रहा है, आपके अंदर इमोशनल जो चीजें हैं वो आ रही हैं। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तब आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। अगर आप रो रहे हो और मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, कुछ पढ़ाने लग जाऊँ बैठ कर, आप रो रहे हो, मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो क्या आप समझ पाओगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? नहीं समझ पाओगे। गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो इंसान गुस्से में उल्टे सीधे काम कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो इमोशनल बैरियर की वजह से हो जाती हैं, और फिर हम जो मैसेज है वो हम कंप्लीट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नाम से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से बैरियर उत्पन्न हो गया है। जैसे सबसे पहले मालिक है, सीईओ है या एमडी है। उसके बाद आपका जनरल मैनेजर हो गया, फिर मैनेजर हो गया, फिर आपका एम्प्लॉय हो गया। आप एम्प्लॉय कोई बात अपनी पहुंचाना चाहता है सीईओ तक, तो वो नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि उसका ये है कि पहले आपको मैनेजर को बोलना है, मैनेजर जीएम को बोलेगा, जीएम बोलेगा सीईओ, जो कि हो ही नहीं पा रहा है। ये एम्प्लॉय मैनेजर को बोल रहा है, मैनेजर आगे इसकी बात ही नहीं पहुंचाता है। तो गलत हो गया ना। फिर ये बैरियर हो गया जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या होता है, that arises when a sender or the receiver of the communication is not able to express or receive the message with clarity। जैसे डिसलेक्सिया हो गया,
नर्व डिसऑर्डर हो गया, मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ना अच्छे से सुन पाते हो ना अच्छे से पढ़ पाते हो, तो दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर फिर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा तारे जमीन पर, है ना, उसमें क्या था, जो स्टूडेंट था, जो आमिर खान का जो स्टूडेंट होता है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, अच्छे से लिख नहीं पाता, उसका पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लग पाता है, तो उसको क्योंकि प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता था। इसको, इस तरह के बैरियर को हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी स्पीच में दिक्कत है, कोई लोग, कुछ लोग तुतलाते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, कान में दिक्कत होती है ना, या कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है डिसलेक्सिया तरह की, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगी। समझ में आ गया? अब हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट समझ गए ना, शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषा संबंधी बाधाएं हो गई, जिसमें भाषा जो है अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। सांस्कृतिक बाधा हुई कि अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। भावनात्मक बाधा हुई जहाँ पर लोग चिंता क्रोध या कर रहे होते तब भी जो मैसेज है कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। संगठनात्मक बाधा, मतलब जो संगठन है, जो आपकी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इस तरीके का बैरियर बना हुआ है जिसकी वजह से जो कंप्लीट मैसेज है वो ऊपर से नीचे तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन। गाइस ये भी 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जहां पर एक्सचेंज होता है मैसेज टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न इफेक्टिवली एंड कैन बी वर्बल, नॉर्मल और रिटन। और ये मैसेज जो किसी तरीके से भी हो सकता है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, बस क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव लर्निंग तब हो पाती है, अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग तब हो पाती है जब स्टूडेंट्स तक प्रॉपर मैसेज पहुंच पाए जो टीचर पढ़ा रहा है। तो जो हम पढ़ाते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं क्लासरूम में, तो क्या क्या होना चाहिए ताकि इफेक्टिव तरीके से हम टीचिंग कर पाए? हमारा मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए, इधर उधर बातें घुमा घुमा के नहीं कहनी है, जो बात कहनी है डायरेक्ट कहो ताकि स्टूडेंट समझ पाए। यूज एवरीडे वर्ड्स, नॉर्मल एकदम सिंपल सिंपल शब्द हमें यूज करने चाहिए पढ़ाने टाइम पर ताकि स्टूडेंट समझ पाए। मैंने देखा कुछ क्लासों में, कुछ कॉलेजों में, कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि एकदम फटाटेदार इंग्लिश बोलने आया टीचर और बोल के समझा के पूरी क्लास लेके चला गया, स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ाया टीचर ने आज में। तो अगर हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आती तो ऐसे में टीचर को कंप्लीट 100% इंग्लिश यूज नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी क्लास को देख के पढ़ाओ कि आपकी क्लास किस तरह की लैंग्वेज को समझ पा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी है, लैंग्वेज जरूरी नहीं है। तो हमें एवरीडे के वर्ड्स यूज करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाए। जब आप कल को टीचर बनेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना। इनकरेज करिए पार्टिसिपेशन ताकि स्टूडेंट्स बीच में इंटरेक्शन करें, क्वेश्चन पूछें और हम आपस में वो डिस्कस कर सकें। क्रिएट अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ सके। ऐसे नहीं उसको डरा धमका के रखो, मुर्गा ही बना दो उसको ताकि फिर आप पढ़ाने लग जाओ, तो कैसे समझेगा अगर आपने उसको मुर्गा बना के रखा हुआ है। तो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। फीडबैक दो स्टूडेंट को, बताओ कि भाई आप लोग किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से बैठोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फीडबैक दो स्टूडेंट्स को उनका। यूज एक्टिव लिसनिंग, सुनिए ध्यान से कि टीचर क्या बोल रहा है, आप लोग भी सुनिए और टीचर भी सुने कि स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। तो जितना ज्यादा एक्टिव लिसनिंग होगी उतना अच्छे से कम्युनिकेशन प्रोसेस हो पाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करिए। एज ए टीचर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं क्लासरूम में, जैसे बॉडी लैंग्वेज होगी, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। कई बार हम घूरते हैं बच्चों को तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर हमें घूर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका मतलब है चुप रहने का संकेत दिया जा रहा है। गिव पॉजिटिव फीडबैक, किसी बच्चे को अप्रिशिएट कर दो, है ना, ताकि वो जब आप उसको प्रेज करोगे, उसकी तारीफ कर दोगे तो वो और अच्छे से मेहनत करेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। तो हमेशा क्लास रूम में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है बच्चों को ताकि वो और अच्छे से अपनी लाइफ में बढ़ सके आगे। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स को चेक करते रहिए कि क्या वो समझ पा रहे हैं। इससे उनको बोलिए कि पॉइंट्स को रिपीट करिए ताकि उनको पॉइंट्स याद रहे। मैं हमेशा कहता हूँ आपको रिवीजन करनी है, याद करना है। तो ये क्यों? क्योंकि मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप लोग लंबे टाइम तक याद रख सकें। टाइप्स ऑफ मास मीडिया, गाइस ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है? जब हम लोग बिल्कुल ही जो पुराने टाइम की जो चीजें, जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, आपको पता नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे पहले, जब हमारे मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तब नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। या गली में आते थे लोग बाग ढपली बजाते हुए, बताते थे कि आज सुनो 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 आज ये होने वाला है। तो वो क्या था? वो सब आपके ट्रेडिशनल मीडिया थे जिसमें कुछ अनाउंसमेंट की जाती है, कुछ किसी चीज के बारे में बताया जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है? जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इसमें आपकी न्यूज आती है, खबरें आती है जिसको आप पढ़ते हो, कम्युनिकेशन इसके थ्रू आप कर पाते हो। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जैसे आपके आज तक चैनल हो गया, है ना, न्यूज चैनल्स हो गए, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया क्या होता है? जब आप घर से बाहर निकलते हो, हमने देखा होगा कि रोड के आसपास बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि यहाँ पर 2 BHK फ्लैट है, बुक कर लो, या फिर ये न्यू कार आ रही है, न्यू कार बुक कर लो, या इस बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो ये जो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं रोड के किनारे या फिर किसी मॉल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, ये जो होते हैं इसको हम लोग आउटडोर मीडिया के नाम से जानते हैं। ट्रांजिट मीडिया क्या होता है? जो मतलब परिवहन में यूज होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। जैसे मेट्रो में देखेंगे, मेट्रो के ऊपर भी कई बार ऐड लगा दी जाती है, बस के पीछे ऐड लगा दी जाती है, ऑटो के पीछे ऐड लगी होती है ना, ऑटो के पीछे नहीं लोग स्टिकर चिपका देते हैं,
तो इस तरह की जो ऐड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट मीडिया। और जो आपका लास्ट है दैट इज न्यू मीडिया, जो कि डिजिटल मीडिया है। जैसे आप अपना मोबाइल फोन ओपन करेंगे तो जब अगर कोई आपने ऐप ओपन करी तो वहां पे ऐड आ जाती है, यूट्यूब ओपन किया तो यूट्यूब में ऐड आ जाती है। इस तरह की जो ऐड है वो आपको डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप बिल्कुल ही नए तरीके से ऐड आ रही है डिजिटल फॉर्मेट में, और उसको चेंज भी किया जा सकता है इमीडिएटली। नेक्स्ट आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब मास मीडिया का सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ऐसे देखो, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन को पहुंचाना सोसाइटी तक, सोशलाइजेशन बढ़ाना ताकि लोग मिलजुल कर रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें, एंटरटेनमेंट क्रिएट करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना, कल्चरल ट्रांसमिशन करना। कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब कि हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कल्चर जाए, उससे अगली पीढ़ी तक कल्चर जाए कि हम किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में एक सहारा बनना, एक चेंज लाना ताकि स्पीड से डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब मीडिया के काम है, लेकिन आपको पता है इंडिया की मीडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, बट इंडिया की मीडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। ये इसमें से जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं, एक भी पॉइंट के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है हम सभी के लिए। क्योंकि हम, इंडिया हमारा घर है। अगर आपके घर में सोच सोच के देखो, अगर आपकी 5 फैमिली है, 5 मेंबर आपके घर में, जिसमें 3 लोगों के अंदर 3 लोगों की लड़ाई चल रही है, कि आप सुकून से रह जाओ, रह पाओगे उस घर में? दिक्कत होगी ना आपको उस घर में रहने में। मतलब कहने का कि आप जो तरीके से आप काम कर पाते हो, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर पाते हो घर में रह करके, आपको शांति चाहिए होती है चीजों को करने के लिए। तो इंडिया हमारा घर है, अगर हम लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे या मीडिया अपना रोल नहीं निभाएगी तो दिक्कत ही होगी। तो वो वाली बात है, मतलब इसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ता है फिर। नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है गाइस, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है कि फेस पे आप क्या दिखा रहे हो, जेस्चर आ जाते हैं। जेस्चर मतलब कि आप किस तरीके से आपके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, आपके आंखें कैसे ब्लिंक कर रही हैं, मूवमेंट्स आ जाते हैं हमारे हाथों पैरों के, आई कॉन्टेक्ट आ जाता है इसके अंदर, नॉडिंग द हेड आ जाता है, मतलब सर हिलाना। फिजिकल अपीयरेंस आ जाता है कि आप किस तरीके से दिख रहे हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं इसका मतलब आप प्रेजेंटेशन देने आए हो, या फिर आप अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आप टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो फेशियल एक्सप्रेशन इसके अंदर आ गया, जेस्चर आ गए, जैसे कि मूवमेंट्स लाइक वेविंग और पॉइंटिंग, मतलब हाथों को हिलाना कि जाओ या रुक जाओ, इस तरीके से। पैरालिंग्विस्टिक हो गए, जैसे कि आप, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जिसके अंदर वर्ड्स नहीं है, याद रखो वर्ड्स नहीं है। जैसे निम्डा अष्टाभूतला, याद है बाहुबली? बाहुबली में क्या था, वो जो यूज करता है वो पैरालिंग्विस्टिक थी, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब वो कुछ बोल तो रहा है लेकिन अब उसके अंदर वर्ड्स नहीं है। तो इन्वॉल्व, तो उसको टोन, जो आपकी टोन होती है उसको इन्वॉल्व करना, लाउडनेस की कितना जोर से बोले, धीरे से बोले, पिच ऑफ वॉइस, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इससे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है। बॉडी लैंग्वेज हो गया, जैसे आपका हाथों पैरों का मूव करना इस तरीके से। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है कि आप कितना पास में खड़े होकर के बात कर रहे हो। जैसे अगर आप मम्मी पापा से बात करोगे तो बहुत पास में खड़े होकर बात करोगे, लेकिन अगर आप अपने मैनेजर से बात करो, जनरल मैनेजर से बात करो, तो आप फॉर्मल तरीके से दूर खड़े होकर के बात करते हो। इतना मतलब पास में जाके खड़े नहीं होते, इसको बिल्कुल मुंह पे खड़े हो जाओ, तो वो वाली चीजें आ जाती हैं। तो इसको भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर रखा हुआ है। गाइस देखो, जितना मैं मुझे पढ़ाना था उतना मैंने पढ़ा दिया आपको। एक छोटी सी क्लास में मैं कितना ही पढ़ा पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर करूं ऑल 10 यूनिट्स का, वो भी मिनिमम टाइम में, मतलब इतने मिनिमम टाइम में कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस में फिनिश हो जाए प्लस रिवीजन हो जाए, तो आप सुपर फास्ट जो बैच जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बात कर रहा था, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, इन सभी के हमने 1 मंथ ड्यूरेशन की कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए हैं, जो कि सुपर फास्ट बैच है। इस एग्जाम के लिए हमने इनको डिजाइन किया है। इनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है इन सभी कोर्सेज को कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाए, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिल जाए, जिसको आप मिनिमम टाइम में सिलेबस प्लस रिवीजन के साथ फिनिश कर पाएं। तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक ही काम करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दिया है। सो बस आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ, जो भी आपके साथ साथी हैं, जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।